गुड मॉर्निंग बेटा। हम 8 क्लास का बेटा सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, जो कि हमारा व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये लेसन है हमारा। और जो आज की हेडिंग है बेटा वो है हमारी कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। जैसे कि मैंने कल बताया था कि जो लॉर्ड क्लाइव था बेटा, उसने ऐलान कर दिया था कि हमें खुद ही यानी बंगाल का नवाब बनना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंपनी के पास बेटा अब सत्ता थी और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह यानी जीने का ख्वाब देखने लगा था। तो इसके बाद है बेटा, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे दें। जैसे कि हमने ये कल पढ़ लिया था बेटा कि वे निजी तोहफे दें। तो इसके बाद है कंपनी यानी निजी तोहफे दें, और कंपनी यानी बहुत ज़्यादा यानी अपना प्रसार फैलाना चाहती थी। तो इसको देखेंगे, कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 और 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें, तो यह बात सामने आती है कि बेटा अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अधिग्रहण का अर्थ होता है बेटा किसी चीज़ पर भी कब्जा करने से पहले। अंग्रेज इतने चालाक थे, इतने यानी सूझबूझ वाले थे कि किसी भी यानी क्षेत्र पर कब्जा करने से पहले वे राजनीतिक, आर्थिक और कूट यानी कोई ऐसी नीति बनाते थे जिससे उनका कब्जा या उनका सत्ता पर अधिकार हो सके। तो बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। ये कंपनी के राजनीतिक तथा व्यावसायिक प्रतिनिधि होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा रेजिडेंट क्या होते हैं। ये कंपनी के ही राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते हैं। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और आगे बढ़ाना होता है रेजिडेंट का। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, इस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करने लगे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक स्तंभ, ये हम डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सहायक संधि क्या होती है? सहायक संधि थोप दी गई। जो रियासत पर इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और बेटा सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका यानी कंपनी के कब्जे में हो जाता था। इस तरह की थी बेटा सहायक संधि। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेजेली गवर्नर जनरल था तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को, क्योंकि वो जो रकम उनको अदा करने के लिए दी गई थी वो नहीं दे पाए थे, तो 1801 में अवध का आधा राज्य कंपनी को देने के लिए यानी कंपनी को देना पड़ा था। और क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी तरह हैदराबाद के भी कुछ इलाके बेटा कंपनी ने सहायक संधि यानी हैदराबाद और अवध पर सहायक संधि थोप कर यानी उनके कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। अब है बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर। क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली था इसलिए, और मैसूर का ये शासक था इसलिए इसको मैसूर का शेर भी कहा जाता है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हिस्सों पर यानी खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। दक्षिणी भारतीय राज्य के मैसूर के उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। हैदर अली
और उनके विख्यात पुत्र यानी हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर था। मालाबार तट से होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां कंपनी काली मिर्च यानी बेटा ये मालाबार तट से जो व्यापार होता था वो मैसूर के नियंत्रण में था, यानी मैसूर के कब्जे में था। और उस व्यापार में काली मिर्च, इलायची आदि थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले यानी इस बंदरगाह को यानी मालाबार तट से जो भी ये व्यापार होता था, तो टीपू सुल्तान ने इस बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात को यानी रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ ही यानी जो वहाँ के टीपू सुल्तान के जो सौदागर थे जो व्यापार करते बेटा, उनको भी कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाली फ्रांसीसी व्यापारियों से यानी घनिष्ठ संबंध, और जो फ्रांसीसी क्रांति थे, फ्रांसीसी व्यापारी जो हमने शुरू में पढ़े थे चैप्टर में, फ्रांसीसी व्यापारी, और टीपू सुल्तान ने यानी फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए और उनकी मदद से अपनी सेना में यानी आधुनिकीकरण यानी अपनी सेना में विकास किया। इसके बाद है बेटा सुल्तान के इन कदमों से, जब सुल्तान ने यानी मालाबार तट से व्यापार को बंद कर दिया, फ्रांसीसी लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध कर लिए, तो जो कंपनी है या अंग्रेज है बेटा आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और यानी उनको कुचलना जरूरी है, तो ऐसा यानी अंग्रेजों को लगा। फलस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों को 4 बार यानी युद्ध किए। एक ये आप याद रखें बेटा डेट, कब कब किए। श्रीरंगपट्टनम बेटा मैसूर की राजधानी है। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में यानी 4 लड़ने के बाद श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली बेटा, यानी कंपनी सफल हो गई बेटा, और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए यानी टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का कामकाज पुराने वोडिडेयर यानी पुराने राजवंशों के हाथों में आ गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। इसके बाद है बेटा हमारी हेडिंग मराठों के साथ लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में बेटा सोचने लगी। यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, अब कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू करने में की सोचने लगी। और 1761 में बेटा पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई लड़ी गई। तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने वाले मराठों का सपना चूर चूर हो गया बेटा, क्योंकि मराठे दिल्ली पर शासन करना चाहते थे, लेकिन अब उनका सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेंसी के सदस्य थे बेटा। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। पेशवा याद रखे बेटा डेफिनेशन। और पुणे में रहता था। महादत्त जी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर तक 2 फराड, ये बेटा नाम याद रखें आप, 2 मराठा ये थे योद्धा। इसके बाद बेटा एक के बाद यानी एक मराठों के और अंग्रेजों के बीच यानी युद्ध हुए और मराठों को घुटने टेकने पर यानी कंपनी ने मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबा संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा बेटा अंग्रेज और मराठों का 1803 से 5 तक चला, कई मोर्चों पर लड़ा गया। नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना उत्तर स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग यानी उसमें भी मराठों की हार हुई और कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तीसरा 1817 और 19 के बीच अंग्रेजों और मराठों के बीच यानी लड़ा गया, तो मराठों की ताकत को यानी बेटा तीसरे युद्ध में मराठों की शक्ति को बिल्कुल कुचल दिया गया। पेशवा का पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण पर यानी पूरे भाग पर यानी कंपनी का नियंत्रण बेटा हो गया। अगली हेडिंग है बेटा सर्वोच्चता का दावा, यानी अब कंपनी की शक्ति बढ़ती जा रही है तो कंपनी ने सर्वोच्चता का दावा किया। ये हेडिंग बेटा हम पढ़ेंगे कल।
थैंक यू बेटा।